हम कर रहे थे कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान में पहला पाठ पादपों में पोषण। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा पादप अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजन पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। यानी प्रोटीन है उसका निर्माण किससे होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजनी पदार्थों से होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो पादपों को कार्बोहाइड्रेट का तो पता चल गया किससे प्राप्त हो रहा था, प्रकाश संश्लेषण से। लेकिन जो पादप हैं उनको नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हो रही है? इसके लिए वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो हवा होती है, वायु होती है, उसमें जो नाइट्रोजन गैस है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो गैस है उसको ग्रहण करके मिट्टी के अंदर छोड़ते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित हो जाता है। तो मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन गैस जो पदार्थ मिला है वह जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है मिट्टी के द्वारा। और संभवतः हमने देखा भी है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य सहघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद के अन्य सहघटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण भी कर लेते हैं। फिर है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। तो हमने पढ़ ली, पहली कौन सी होगी? प्रकाश संश्लेषण विधि। दूसरा है कि खाद्य पदार्थों में जो नाइट्रोजन गैस है उसके द्वारा खाद्य संश्लेषण कैसे किया जाता है। और अब आगे है कि पादपों में पोषण की और कौन सी विधियाँ हैं जो होती हैं। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिनकी पत्तियाँ हरे रंग की नहीं होती, जिनमें क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वह अनुपस्थित होता है। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार से, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो वे अपना भोजन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो जीवित होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वे जीवित होते हैं, तो उनका जो पोषण है वह किस प्रकार से होता है। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली के होते हैं। जैसे मनुष्य और अन्य जीव जंतु होते हैं वे पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, वैसे ही ये जो क्लोरोफिल एब्सेंट पौधे होते हैं ये भी अन्य पादपों पर निर्मित होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। जैसे चित्र में दर्शाया भी गया है, जो हरे रंग के पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर ये लिपटे रहते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ये जो पादप है ये अमर बेल का है जिसमें रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं दिखाई गई है। इस चित्र में हमें दिख भी दे रहा है कि इसमें पीले रंग की जो संरचना है वह अमर बेल की है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए ये किस रंग की है? पीले रंग की है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित, यानी जिस पर ये फैली हुई होती है, वह पादप पर पोषी कहलाता है। जिस पादप पे ये फैली हुई है वो क्या कहलाएगा? पर पोषी।
क्योंकि अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। क्योंकि इनका जो भोजन है वह कौन ले लेता है? अमर बेल ले लेती है। पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। अब समझने के लिए मान लो ये एक सिरस या नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कुछ भी मान लो एक बार के लिए समझने के लिए। इस पे क्या है? अमर बेल फैली हुई है, ठीक है। अब ये जो पेड़ है ये तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेगा, लेकिन अमर बेल जो है वह है अपना भोजन किससे बनाएगी? इस पादप से बनाएगी। तो ये जो पादप है ये क्या कहलाएगा? परपोषी कहलाएगा। और ये जो बेल जिसे भोजन कर रही है ग्रहण, वो क्या कहलाएगी? परजीवी कहलाती है। तो क्या हम ऐसे और पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हैं जो परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना होगा। तो क्या आपने ऐसे कुछ पादपों के बारे में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं या इसे विषमकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। इसे घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण होता है। तो ये जो संरचना दिखाई गई है हमें, यह किसकी होती है? पत्ती की होती है। यह घड़े जैसी संरचना, यह घट रूपी जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, यह किसकी होती है? पत्ती की होती है। और इसके अंदर छोटे छोटे रोम होते हैं, और इन रोमों के अंदर ही जब कोई जीव जाता है तो वह फंस जाता है और वह पादप इसे पचा लेता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेले रहते हैं, अर्थात अधोमुखी, नीचे की ओर इनका मुख होता है। जब कोई कीट घड़े के अंदर प्रवेश करता है तो यह उसको रोमों के अंदर बीच फंसा जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। यानी घड़े के अंदर जो रोम पाए जाते हैं और पाचक रस पाया जाता है, उसमें वो कीट का पाचन हो जाता है और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो प्रश्न हो गया, कीट भक्षी पादप किसे कहते हैं? कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादपों को कीट भक्षी पादप कहते हैं। इनका उदाहरण हम और भी ले सकते हैं। विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है मृत जीवी। हमने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों का छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी हमने देखे। क्या जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं? देखो, इस प्रकार से हमें छत्रक डायग्राम में दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमें वे छत्रक दिखाई दे सकते हैं। फिर एक क्रियाकलाप दिया हुआ है कि ब्रेड या डबल रोटी जिसे बोलते हैं आमतौर पे खाते हैं, एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लेंगे। इसमें किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख देंगे और उस समय तक रखा रहने देंगे जब तक उस पर रोए जैसी संरचना नहीं दिखाई देती है। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन करेंगे। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में इस प्रकार लिखेंगे। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। यानी ब्रेड के ऊपर जो रोए जैसी समान संरचना पाई जाती है वह क्या होते हैं? कवक या फंजाई होती हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पर
मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक यानी फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो सफ़ेद रंग के हमें जिसे बुफन हम बोलते हैं, वे क्या होती है? कवक या फंजाई। ये उन स्थानों पे भी उगती है जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। हमने ये चीज़ देखी भी है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, जिसमें नमी हो, और तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देती हैं। क्या आप अब बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने पर किस प्रकार बचा सकते हैं? तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, यानी लाइकेन एक ऐसा उदाहरण है जो किसका है? सहजीवन का उदाहरण है। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसलिए इसका रंग हरा होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। यानी भोजन का कार्य कौन कर रहा है? शैवाल कर रहा है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है तथा जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थों को देता है। फिर है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है? आपने लाइकेन एक ऐसा उदाहरण है जो सहजीवन का उदाहरण है। यानी हम कह सकते हैं कि कवक जो होता है वह शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व देता है, और शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसे भोजन प्राप्त करता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? यानी जो मिट्टी है उसमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई तो पुनः किस प्रकार से उसको लिया जा सकता है? किसानों को हमने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है। क्या हम इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जब हम उर्वरक मिलाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? जो खनिज पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होती है, और जिसकी लगातार उपयोग करने से मिट्टी की उपजाऊपनता नष्ट हो जाती है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी धीरे धीरे मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मृदा को इन पोषक तत्वों के समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसीलिए वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होता है जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन के विलय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु कौन से हैं? राइजोबियम हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना
भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। जितने प्रकार की भी जो दालें हैं वह हमें फलीदार जो पादप हैं फली के द्वारा प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीव संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के लिए अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? इसी प्रकार हमारा ये जो पाठ है ये पूर्ण हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि पादप किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कई पादप ऐसे होते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो परपोषी होते हैं। परपोषी के बाद में हमने कीटभक्षी के बारे में पढ़ा, फिर मृत जीवों के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।